हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी IQ PCS पर। आप जुड़ चुके हैं स्टडी IQ PCS चैनल के साथ। मैं शुभम सरधालिया भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के अर्थशास्त्र, इंडियन इकोनॉमी को डिस्कस करते हुए एक और लेक्चर लेकर के आपके साथ में जुड़ा हूं। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल के साथ में जुड़े हैं तो सबसे पहले तो स्टडी IQ PCS चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्टेट PCS एग्जाम्स की इन डेप्थ, इन डिटेल तैयारी के लिए यहां पर शानदार वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे जो आपकी मदद करेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स को अच्छे से समझने में, और एग्जाम के अंदर आप उनसे संबंधित सवालों के उत्तर दे पाएंगे। जो लोग पहली बार यहां पर जुड़े हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, इस स्पेशल लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं NCERTs फॉर द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स के लिए NCERTs की बुक्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टेट PCS एग्जाम। जब बात आती है सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन की, NCERT ऑलवेज बिकम्स एन इंपॉर्टेंट सोर्स। लेकिन उस पूरी की पूरी NCERT में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़नी है, जिससे एग्जाम में हमें सवाल आ सकता है, वो हमेशा से एक एस्पिरेंट के लिए डाउट रहता है। उस डाउट को जो है सॉल्व करने के लिए ये क्लास लेक्चर सीरीज स्टार्ट की गई है। यहां पर NCERT की वो चीजें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम उनको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमने ऑलरेडी 9th और 10th क्लास की NCERTs को चैप्टर वाइज डिस्कस कर लिया है। आगे बढ़ते हुए अब हम डिस्कस कर रहे हैं 11वीं कक्षा की NCERT की किताब, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारत का आर्थिक विकास। सर, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इस प्रकार की बुक जो है वो आपको 11वीं कक्षा में NCERT की देखने को मिलती है। क्लास बुक, टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 11th। इस 11th क्लास की NCERT का जो सबसे पहला चैप्टर है उसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि आजादी की पूर्व संध्या, जब देश आजाद हुआ उससे एक शाम पहले भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी। सर, इस इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की डिस्कशन जो है वो हमने करी थी। पार्ट 1 जो है वो ऑलरेडी आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। जो पार्ट 1 था इस चैप्टर का, वहां पे हमने ओवरऑल समझा था कि क्या हालात थे। दोस्तों, आप सभी भली भांति परिचित होंगे, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है या आपको भारत के स्वतंत्रता संग्राम की जानकारी है तो आप जानते होंगे कि अंग्रेज हुकूमत जो है करीब 200 साल तक उन्होंने शासन भारत के ऊपर किया। इस दौरान उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को बुरे तरीके से तोड़ दिया था। तो जब देश आजाद हुआ, इंडिया की इकोनॉमी जो है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाज नॉट एट ऑल इन अ गुड शेप। आज जो है अर्थव्यवस्था हमको दिखती है, सर, ये हमेशा से ऐसी नहीं थी। आज जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इसका इतिहास जो है वो ब्रिटिश शासन काल से जुड़ा हुआ है। ब्रिटिश हुकूमत जब भारत में आई, उन्होंने भारत को दो तरफा चोट जो है वो पहुंचाने की कोशिश करी। भारत से उन्हें दो बेनिफिट्स जो है वो मिल रहे थे। उन्होंने सबसे पहले तो भारत को बनाया अपने रॉ मटेरियल की मार्केट। मैंने आपको पहले भी बताया था, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो जोर पकड़ चुका था। औद्योगिक क्रांति जो है वो विश्व में आ गई थी। औद्योगिक क्रांति का क्या अर्थ था? बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाए जा रहे थे, मास प्रोडक्शन की जा रही थी। लेकिन सर, इन बड़े बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स को, इन मास प्रोडक्शंस को सस्टेन करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए था। ये रॉ मटेरियल कहां से आएगा? तो जब ब्रिटिश इंडस्ट्रीज जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में योगदान दे रही थी, उन्हें लगातार कांस्टेंट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल मिलता रहे, इस चीज का दायित्व जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया कि हम भारत से लगातार आपको रॉ मटेरियल की सप्लाई करेंगे। तो पहला बेनिफिट जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत से लिया वो था सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, और दूसरा था सर, उस रॉ मटेरियल को ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज ने एक फिनिश्ड गुड में तैयार कर दिया। लेकिन उस फिनिश्ड गुड का करना क्या था? उस फिनिश्ड गुड को फर्दर जाकर के सेल करना था। तो उस बने हुए प्रोडक्ट की मार्केट के रूप में भी भारत को इस्तेमाल किया गया, यानी कि भारत से रॉ मटेरियल लेके जाएंगे, ब्रिटेन में उसे प्रोसेस करेंगे और वापस आकर के भारत को ही जो है वो बेच देंगे। सर, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अलग अलग पॉलिसीज अपनाई, जिससे अल्टीमेटली जो इंडिया की इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उन्हें पूरे तरीके से खत्म कर दिया गया। दे फॉलोड व्हाट इज नोन एज सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओवरव्यू में अगर हम बात करें तो उद्देश्य क्या था? सर, उद्देश्य यह था कि भारत को रॉ मटेरियल सप्लायर बनाना है। रॉ मटेरियल सप्लायर भारत कैसे बनेगा? सर, इंडिया को फोर्स किया जाए कि वो सिर्फ और सिर्फ वो रॉ मटेरियल ही उगाए या वही चीजें उगाए जिनका इस्तेमाल ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल के रूप में कर सकती थी। इस रॉ मटेरियल सप्लायर को, अगर भारत को रॉ मटेरियल सप्लायर बनाना था, तो सबसे पहले जो इंडिया की अपनी ट्रेडिशनल इकोनॉमी थी
उसको टारगेट करना था। सर अगर हमारी जो इनहेरेंट इकोनॉमी, भारत सोने की चिड़िया सर, जो भारत की अपनी इकोनॉमी थी, अगर वो सही ढंग से चलती रहती तो क्या हम कभी रॉ मटेरियल सप्लायर बनते? नहीं। तो ब्रिटिश पॉलिसीज ने सबसे पहले जो हमारी ट्रेडिशनल इकोनॉमी थी उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी। सर हम एग्रेरियन इकोनॉमी थे, हम एग्रीकल्चर किया करते थे, हम एग्रीकल्चर के साथ साथ अलाइड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। उसके अलावा हम छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट्स बनाया करते थे, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी। सर भारत के कारीगरों को महारत हासिल थी दुनिया भर में अपने हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स के लिए। भारत में बने हुए प्रोडक्ट्स विश्व भर में बहुत ज्यादा डिमांड जो है इन प्रोडक्ट्स की रहती थी। लेकिन ब्रिटिश पॉलिसीज ने आकर के इन सभी इकोनॉमिक सोर्सेज को, जो भारत में अर्थव्यवस्था के स्रोत थे, उन्हें बंद कर दिया। एग्रीकल्चर खत्म किया गया, हमारी इंडस्ट्रीज को खत्म किया गया, सो दैट हमारी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो इस तरीके की हो जाए कि हम मजबूर हो जाए उनकी पॉलिसीज को फॉलो करने के लिए। दिस इज व्हाट इज नोन एज सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इन्होंने जो भारत की ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी उसे खत्म कर दिया। दो वजह थी इस लोकल ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को खत्म करने की। पहला तो यह था कि सर अगर लोकली इंडस्ट्रीज चलती रहेंगी तो फिर उनको रॉ मटेरियल जो है वो कैसे मिलेगा। उद्देश्य यह था रॉ मटेरियल जो है वो लेकर के जाना था कहां पर? ब्रिटेन। लेकिन अगर साइमल्टेनियसली भारत में इंडस्ट्री चल रही है, इंडिया की लोकल इंडस्ट्री चल रही है, तो सर वो इस रॉ मटेरियल का कुछ हिस्सा जो है वो इंडस्ट्रीज भी कंज्यूम करेंगी। दे नेवर वांटेड दिस। वो चाहते थे कि पूरा का पूरा रॉ मटेरियल जो है वो हम ब्रिटेन इंडस्ट्रीज को भेजे। इस वजह से उन्होंने इंडियन इंडस्ट्रीज को एक्सप्लॉइट किया और उन्हें बंद करने पे मजबूर कर दिया। अब दूसरा कारण यह था कि सर उस रॉ मटेरियल से जो फिनिश प्रोडक्ट बनेगा उसको कहां पर बेचना है? तो उन्होंने बोला नो प्रॉब्लम सर, हम वापस आके इंडिया वालों को बेच देंगे। क्योंकि अभी तक इंडिया की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो कौन फुलफिल कर रही थी? हमारी कॉटेज इंडस्ट्री, हमारे हैंडीक्राफ्ट सेक्टर, हमारे छोटे छोटे उद्योग जो गलियों में गांव में लगे हुए थे। इन्होंने उसको बंद कर दिया। उससे दो फायदे हुए, रॉ मटेरियल की कंजम्पशन जो है वो कम हो गई भारत में, एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल अब ब्रिटेन भेजा जा सकता था। और साथ ही साथ क्योंकि जो इंडियन लोगों की जरूरत थी जो इन छोटी छोटी इंडस्ट्रीज से आ रही थी, अब वो इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी थी। तो उन जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत के पास एक ही ऑप्शन था, ब्रिटिश गुड्स। सर फॉरेन ट्रेड जो है वो हमेशा से एक इंपॉर्टेंट मींस रहा है जब देशों के बीच में बात आती है रिलेशंस की। और इंडिया का फॉरेन ट्रेड भी जो है वो ऑलवेज एमिनेंस पे था। हमने बात करी थी सिल्क रूट जैसे कंसेप्ट्स की, जहां पर भारत से दूसरे देशों में या दूसरे देशों से भारत के अंदर ट्रेड जो है वो किया जाता था। तो ऐतिहासिक समय से भारत का इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो बहुत शानदार था। ब्रिटिशर्स ने जो पॉलिसी अपनाई उसे नाम दिया गया ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। सर ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ क्या होता है? ड्रेन शब्द का क्या मतलब होता है? ड्रेन शब्द का अगर हम लिटरल मीनिंग समझे तो निकासी होता है, यानी किसी जगह से निकलना। ड्रेन होता है ना घर पे नाली जिसे कहते हैं, तो ड्रेन का क्या काम होता है कि घर से जो पानी आ रहा है उसको एकदम से घर से बाहर निकाल के कहीं दूर ले जाए। वही कंसेप्ट यहां पे यूज किया गया। सर उन्होंने एक ड्रेन बनाई जो भारत की पूरी वेल्थ को खींचने वाली थी। सर सोने की चिड़िया ऐसे नहीं कहा जाता था हमें। हम मसालों के अंदर वर्ल्ड फेमस थे, हम प्रीशियस स्टोन्स के अंदर वर्ल्ड फेमस थे, हमारा एग्रीकल्चर जो है, हमारा हैंडीक्राफ्ट जो है, ये सब चीजें काफी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती थी। इन वजहों से भारत और भारत के लोगों के पास काफी ज्यादा वेल्थ जो है वो एक्यूमुलेटेड थी। उन्होंने इस पैसे को खींचना शुरू किया। कैसे? जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंट्रोल जो है वो एक्सरसाइज करना शुरू किया भारत के ऊपर, उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को इतना ज्यादा बढ़ा दिया। सर इन लोगों को अंग्रेजी सरकार के अफसरों को लग्जरी लाइफ जीनी थी भारत के पैसे से। इन्होंने अपने लिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग शहर बसाए, जहां का वातावरण जो है, जहां का क्लाइमेट जो है वो बहुत शानदार था। आप बात कीजिए किसी भी फेमस हिल स्टेशन के बारे में, सर शिमला, मैक्लोडगंज, डलहौजी, ये सारे के सारे हिल स्टेशन जो हैं वो किन्होंने बनवाए? सर ये अंग्रेज हुकूमत ने बनाए। क्यों? क्योंकि इनको यहाँ का जलवायु पसंद आ गया था, उनको वहां का क्लाइमेट बहुत अच्छा लगता था। पहाड़ की चोटी पर जाकर के एक शानदार शहर बनाना है सर, उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा कहां है? सर भारतीयों के पास बहुत पैसा था। तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने एक्सपेंसेस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा लिए और इसके लिए भारत के पैसों का इस्तेमाल जो है वो करना शुरू किया। जो भी उनके कॉलोनियल प्लान्स थे कि हम यहां पर ये चीज बनाएंगे, ये शहर बसाएंगे, ये पॉलिसी लाएंगे, उसके लिए भारत का पैसा इस्तेमाल होना शुरू हुआ। A huge expense were incurred by the British government to fight wars in the pursuit of their policy of imperialism.
सर इंपीरियलिज्म, ब्रिटिश कंट्रोल जो है, ब्रिटिश हुकूमत क्या चाहती थी कि छोटा हिस्सा हो या बड़ा हिस्सा हो, हर जगह पर सुप्रीमेसी जो है वो अंग्रेजी सरकार की हो, अंग्रेज हुकूमत की हो। अपनी इसी पॉलिसी को फॉलो करते हुए सर हुकूमत कैसे बनती है, अगर आप वहां पर जाकर के किसी राज्य को, किसी इलाके के शासक को हरा देते, यानी कि आपको निरंतर वॉर्स जो है वो लड़नी थी। अंग्रेज हुकूमत ने कहा कि अनडाउटेडली कोई दिक्कत नहीं है, हम बैक टू बैक वॉर्स लड़ सकते हैं, लेकिन सर वॉर लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा आता चाहिए था, और वो पैसा कहाँ से आएगा? अगेन सर इंडिया के पास बहुत वेल्थ है। तो अपने कॉलोनियल एक्सपेंसेस के लिए, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए, अपनी वॉर्स को फाइट करने के लिए जो संसाधन थे वो भारत से इस्तेमाल किए जा रहे थे। आप सिस्टम समझिए इनका सर, इन्होंने इनकम के स्रोत हमारे प्लग कर दिए थे, हमारी लोकल इंडस्ट्री को खत्म कर दिया था, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया था। पैसा जो है वो हमारे पास आ नहीं रहा था, और जो पूल मनी, जो ऑलरेडी लोगों के पास पैसा जमा था, उसका इस्तेमाल इन्होंने इस तरीके से करना शुरू किया, जो भारत की वेल्थ थी उसको इस तरीके से दुरुपयोग जो है वो इन्होंने करना शुरू कर दिया। उसके अलावा सर डेमोग्राफिक कंडीशन क्या थी जब देश आजाद हुआ? बैकवर्ड इकोनॉमी थी, लोग जो थे वो परेशान थे, लोग जो थे वो दुखी थे। बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों ही हाई थे, 48 एंड 40 पर 1000 रिस्पेक्टिवली। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था सर? लोग जो है वो ज्यादा, ऑक्यूपेशन क्या होता है? रोजगार, व्यवसाय क्या था लोगों का? ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, कुछ लोग जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इंडस्ट्रीज में थे, और कुछ छोटा सा पोर्शन जो है वो सर्विस सेक्टर में था। एक ऐसी इकोनॉमी, एक ऐसा देश जो है वो बना करके छोड़ दिया था अंग्रेजी हुकूमत ने, जिसके पास इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर सब कुछ जो है वो डिसएडवांटेजियस ही था। एग्रीकल्चर नहीं था, इंडस्ट्री डिक्लाइन हो चुकी थी, डेमोग्राफिक डिविडेंड जो था, जो लोगों का एक ह्यूमन रिसोर्स का लाभ होता है, वो हमारे पास नहीं था। एग्रीकल्चर वॉज टेकन लार्जली एज अ मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस एंड लेस एन ऑक्यूपेशन फॉर प्रॉफिट। सर हालात ये थे कि जब देश आजाद हुआ तो एग्रीकल्चर वो एक प्रॉफिट का ऑक्यूपेशन नहीं था कि हाँ इससे मैं पैसा कमाऊंगा। सर एग्रीकल्चर लोगों के लिए सिर्फ एक मात्र सहारा रह गया था कि और कुछ नहीं तो कम से कम 2 वक्त की रोटी जो है वो मैं यहां से खा सकता हूं। सर जब इस तरीके की पॉलिसीज उन्होंने अपनाई कि हर चीज में इंडियंस को नुकसान जो है वो दिया जाना चाहिए, इंडियन इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करना है, तो एक कंसेप्ट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। सर बुनियादी ढांचा, बुनियादी ढांचा क्या होता है? आज के समय में आप सड़कें देखते हैं, आप फैसिलिटीज देखते हैं, वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए, आपके लिए है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है सरकार या हुकूमत। अंग्रेज हुकूमत जिसने पूरे तरीके से भारत को, भारत की इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया था, कि आपको लगता है दे वुड बी इंटरेस्टेड कि हाँ यार ये हिंदुस्तान के लोगों के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना देते हैं? सर इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है वो भारत का वीक था। ओवरऑल जब देश आजाद हुआ, ऑन द ईव ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी वाज इन वेरी बैड शेप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। इस 200 साल के ब्रिटिश शासन ने भारत की अर्थव्यवस्था को बुरे तरीके से बर्बाद कर दिया था। The only purpose of Britishers was to unjustly enrich themselves at the cost of India's economic development। अंग्रेज सरकार का, अंग्रेजी अफसरों का एकमात्र उद्देश्य यह था कि अपना विकास, ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज का विकास, ब्रिटेन की इकोनॉमी का विकास एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया। भारत के लोगों के रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए आप भारत के लोगों को नुकसान दे रहे थे, आप उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उनके रिसोर्सेज उनसे छीन रहे थे। दे वर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट। उनका एकमात्र उद्देश्य था कि इन सभी संसाधनों से ब्रिटेन की इकोनॉमी, ब्रिटेन जो है वो ग्रो कर सके, ब्रिटेन जो है वो और ज्यादा सशक्त बन सके। इन शॉर्ट सर 1947 में देश आजाद तो हुआ था, मगर हमें उसी के साथ में विरासत में मिली थी एक क्रिपल्ड इकोनॉमी, एक अपंग अर्थव्यवस्था हमको मिल चुकी थी। अब हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज था इस क्रिपल्ड इकोनॉमी को वापस ट्रैक पे लाने का। सर पैसे नहीं थे, पैसा खत्म हो चुका था। देश जो है, जिन सोर्सेज से पैसा आता है वो सोर्सेज जो है इन्होंने प्लग कर दिए थे, जो हमारा वेल्थ थी उसे ड्रेन आउट कर दिया था। इंडियाज नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम क्या होती है जिसे आज जीडीपी कहते हैं, कॉलोनियल रूल में सर नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम जो है ये मेजर होते हैं देखने के लिए कि देश की इकोनॉमी कितनी अच्छी जो है वो चल रही है। किसी भी देश की इकोनॉमी को मेजर करना है कि आज इकोनॉमी की क्या शेप है, आने वाले समय में हमें उससे बेटर परफॉर्म करना है, उसके लिए इस तरीके के पैरामीटर्स, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम जो है वो कैलकुलेट की जाती है।
लेकिन क्योंकि ब्रिटिशर्स वर लीस्ट बॉदर, उन्हें क्या फर्क पड़ता था कि इंडिया की नेशनल इनकम कितनी है, इंडिया की पर कैपिटा इनकम कितनी है, उन्होंने कभी भी कोशिश भी नहीं की। देयर वर नो एफर्ट्स फ्रॉम कॉलोनियल गवर्नमेंट टू मेजर द नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया। सर ये कंसेप्ट किसके है? ये कंसेप्ट है कि इकोनॉमी को हमें बेहतर बनाना है, हमें देखना है इकोनॉमी कैसे परफॉर्म करती है। इट्स लाइक दैट। सर छोटे बच्चे या स्कूल पढ़ने वाले बच्चों से एग्जाम जो है वो लिए जाते हैं, क्यों? ताकि पता चल सके उस बच्चे की पढ़ाई कैसी चल रही है। घर वाले चाहते हैं, पेरेंट्स चाहते हैं कि इस बच्चा को जो है वो एग्जाम में ये अपीयर हो, सो दैट हम समझ पाएं कि इस बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है। साइमल्टेनियसली एक छोटा सा बच्चा सड़क पे घूम रहा है, वो पढ़ाई लिखाई नहीं करता, क्या कोई भी रैंडम व्यक्ति चाहेगा कि यार इस बच्चे से का टेस्ट लीजिए, देखिए इस बच्चे के पढ़ाई जो है वो कैसी है? हमें उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। वही सेम चीज यहां पर थी। सर वो नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम उस केस में कैलकुलेट करते जब वो चाहते कि इस देश के लोगों का विकास हो, उन्हें उस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता था। Some individual attempts were made to measure such income but produced conflicting and inconsistent results. इस प्रकार की पर कैपिटा इनकम को मेजर करना हो या फिर नेशनल इनकम को मेजर करना हो, इसके लिए कुछ इंडियंस ने कोशिश जो है वो करी, लेकिन सबके अपने अपने रिजल्ट्स जो है वो वेरी कर रहे थे, क्योंकि एक यूनिफॉर्म मेथड जो है वो नहीं था। लेकिन फिर भी कंट्रीब्यूशन ऑफ VKRV राव एंड दादा भाई नारोजी आर कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड है, हमें याद रखना है सर। VKRV राव और दादा भाई नारोजी, इन्होंने सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी देश की नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। सर इन डेप्थ अब हम समझते हैं स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर को। एग्रीकल्चर जो है, जो कि प्राइमरी ऑक्यूपेशन था भारत का, वाज मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। अबाउट 80% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन lived mostly in villages and derived their livelihood directly or indirectly from agriculture. सर भारत एग्रेरियन इकोनॉमी था। 85% से ज्यादा जनसंख्या जो है वो गांव में रहती थी, और गांव में रहने के साथ साथ उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत जो है वो एग्रीकल्चर था, कृषि था। सर लार्ज सेगमेंट हमारी पॉपुलेशन का एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट था, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, बट ये सेक्टर जो है वो स्टैग्नेशन और डिटीरियोरेशन फेस कर रहा था। स्टैग्नेशन क्या होती है? ठहराव। आज से 5 साल पहले मेरी जमीन पे जितनी फसल उग रही थी आज भी उतनी ही थी, कुछ भी ग्रोथ वहां पे देखने को नहीं मिल रही थी, और साथ ही साथ ये फर्दर डिटीरियोरेट कर रहा था, ये लगातार गिरावट की ओर जा रहा था। हम समझेंगे क्या कारण थे स्टैग्नेशन के, क्या कारण थे डिटीरियोरेशन के। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। से स्टैग्नेशन क्या कारण था? लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, यानी उत्पादकता हमारी बहुत कम थी। एक जमीन के टुकड़े पे मान लीजिए 1 हेक्टेयर पे अगर किसी दूसरे देश में पैदावार जो है वो 100 केजी की थी, तो भारत में उसी जमीन के टुकड़े पे पैदावार शायद जो है वो 60 केजी की थी। सर जब प्रोडक्टिविटी कम थी तो आउटपुट भी तो कम निकलेगा। यहां पर मात्र 60 किलो फसल जो है वो हो रही थी। हाइपोथेटिकल एग्जांपल है सर, इस 60 किलो फसल को बेच करके हमें जो पैसे आएंगे वो बेयर मिनिमम हमारी सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल जरूरतों को पूरा करने के लिए चाहिए होंगे। अगर हमें ज्यादा अर्निंग करनी थी तो हमें ज्यादा जगह पर कल्टीवेशन जो है वो करना था। हाई डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी इन एग्रीकल्चर। सर एग्रीकल्चर जो है वो वल्नरेबल था टू क्लाइमेट फैक्टर्स एज मोस्टली अफेक्टेड बाय इरेक्टिक रेनफॉल। एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था क्या? पानी। पानी के लिए हम किस पे डिपेंडेंट थे? पानी के लिए हम डिपेंडेंट थे मॉनसून के ऊपर, रेनफॉल के ऊपर। अगर तो रेनफॉल अच्छी हो जाती है हमारी फसल जो है वो बहुत शानदार होगी, लेकिन अगर रेनफॉल अच्छा नहीं होता है तो हमारी फसल जो है वो सही ढंग से नहीं होगी। यानी कि हमारा एग्रीकल्चर जो है वो पूर्ण रूप से किस पर निर्भर करता था? बारिश के रहमो करम पे। तो हम वल्नरेबल थे, हमारा एग्रीकल्चर जो है वो वल्नरेबल था, वो बहुत संवेदनशील था। यानी कि अगर बारिश नहीं हुई तो हमारे पूरे के पूरे जो प्लान्स थे कि हम फसल उगाएंगे, इसको बेचेंगे, उन पे जो है उन पे पानी फिर जाता था। वी कैन से लाइक दैट। नो एफर्ट वॉज मेड। सर हमको जरूरत थी एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई की, जिसे हम क्या कहते हैं? इरिगेशन। खेतों में फसलों को उगाने के लिए इरिगेशन की जरूरत थी, लेकिन इरिगेशन फैसिलिटीज हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। इरिगेशन के लिए हम किस पे निर्भर करते थे? सिर्फ और सिर्फ मॉनसून पे, रेनफॉल पे। ब्रिटिश सरकार ने कोई भी एफर्ट नहीं करा कि भारत के किसानों को परमानेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन दिया जाए, कोई नहर, कोई वाटर पंप इनको लगा दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके अलावा स्टैग्नेशन के कारण थे लैंड रेवेन्यू सिस्टम, लैकिंग ऑफ रिसोर्सेज, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या था? लैंड से राजस्व, जमीन से राजस्व प्राप्त करना, भूमि राजस्व प्रणाली।
लैंड रेवेन्यू सिस्टम। सर ब्रिटिशर्स ने जमींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया और जमींदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज द परमानेंट ओनर्स ऑफ द सॉइल। ये जमीन का टुकड़ा था, यहां पर बहुत सारे लोग जो है वो काम करते थे, लेकिन इस पूरी की पूरी जमीन का ओनर ब्रिटिशर्स ने किसको मान लिया? एक व्यक्ति को, जिसे कहा गया क्या? जमींदार। सर जमींदार जो है वो अंग्रेजी सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स बन गए एट विलेज लेवल। हर गांव के स्तर पे एक या दो जमींदार होते थे और उन्हें जमीनों के मालिक जो है वो अज्यूम कर लिया गया कि सर इस गांव में, इस यहां से लेकर के वहां तक की जमीन जो है वो इस जमींदार की है। उस जमींदार की जमीन पर लोग आकर के काम किया करते थे, इसको कहा गया जमींदारी सिस्टम। सर जमींदार को अंग्रेजी हुकूमत ने जमीन जो है वो दे दी कि भाई यहां से लेकर के वहां जमीन तुम्हारी है, यहां पर तुम लोगों को बुलाओ, उनसे यहां काम करवाओ और यहां पर फसल उगाओ। ऐसा नहीं है कि उतने में जमींदार का काम खत्म हो गया। जमींदार को बोला गया कि सर इस जमीन के टुकड़े से जितनी फसल निकलेगी उसका कुछ हिस्सा जो है वो तुम लोग हमें, ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रोवाइड करोगे। जमींदार्स वर टू पे फिक्स सम टू द गवर्नमेंट एज लैंड रेवेन्यू एंड दे वर एब्सोल्युटली फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज फ्रॉम द टिलर्स ऑफ सॉइल एज दे कुड। जमीन के ऊपर जो लोग काम करते थे, जो एक्चुअल में मजदूरी करते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जमींदार को कहा कि भाई जमींदार ऐसा है, ये इतनी बड़ी जमीन मैं तुझे दे रहा हूं, तो यहां पर लोगों को काम पे लगाओ, टिलर्स लाओ यहां पर, उनको बोलो फसल उगाए। इस जमीन से मुझे इतने किलो, इतने क्विंटल फसल जो है वो चाहिए, उसके बदले में उन टिलर से तुम जितना मर्जी चार्ज कर लो। अंग्रेज हुकूमत का एकमात्र काम क्या था कि वो जमीन के ऊपर उस फसल के प्रोड्यूस के रूप में या पैसे के रूप में रेंट जो है वो वसूलते थे। द मेन इंटरेस्ट वाज इन रेंट कलेक्शन रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ कल्टीवेटर्स एंड दिस कॉज्ड मिजरी एंड सोशल टेंशन अमंग द लेटर्स। टिलर्स कौन थे? कल्टीवेटर्स कौन थे? जो उस फसल पे मेहनत कर रहे थे, जो उस जमीन पे मेहनत कर रहे थे, फसल उगा रहे थे। फसल उगती थी, उस फसल को बेचा जाता था, उससे आने वाले पैसे का एक हिस्सा जमींदार जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देता था। वो फिक्स रहता था, लेकिन जमींदार जो है वो उन कल्टीवेटर से जितना मर्जी चाहे पैसा जो है वो चार्ज कर सकता है। और साथ ही साथ सर ये पैसा आता कब था? जब फसल तैयार होकर के बिकती थी। अगर कभी फसल तैयार ना हो, जैसे मैंने आपको बताया कि हम रेनफॉल के ऊपर निर्भर करते थे, अगर कभी पैदावार अच्छी ना हो, उस केस में क्या करना है? ब्रिटिशर्स वर लीस्ट कंसर्न्ड। उनका सिंपल कंसर्न था, सर मुझे नहीं मालूम है, बारिश हो, जो मर्जी हो, मुझे इतना पैसा जमींदार से चाहिए। और जमींदार उस पैसे के लिए जो कल्टीवेटर्स थे उन्हें परेशान करता था, जो कि उन कल्टीवेटर्स के लिए कॉज ऑफ मिजरी बन गया, सोशल टेंशन का कारण जो है वो आगे चल करके बना। सर लैकिंग ऑफ रिसोर्सेज। अब जो टिलर था, जो उस जमीन पे काम कर रहा था, जो जमीन को जोत रहा था, he had to pay huge amount of rent। उसे एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो रेंट के रूप में देना पड़ता था, जिसे कहा जाता है क्या? लगान। सबने देखी होगी ना लगान मूवी। लगान क्या है? सर अपनी जमीन के प्रोड्यूस का बड़ा हिस्सा जो है वो सरकार को देना। तो टिलर को लगान जो है वो देना होता था। ये लगान किसके थ्रू जाता था? जमींदार के थ्रू। फसल की पैदावार कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, उसमें से एक बड़ा हिस्सा आप लगान दे देते थे। लगान देने के बाद जो टिलर था, जो उस फसल की या उस खेत में काम कर रहा था, उसके पास बेयर मिनिमम सा पैसा रह जाता था, जिससे वो अपनी बेसिक जरूरतें पूरी कर पाता था। कोई भी एक्स्ट्रा सरप्लस उसके पास नहीं था, जिसकी उसको जरूरत है कि उसके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा होता। सर वो फर्टिलाइजर खरीद लेता, वो इरिगेशन फैसिलिटीज का इंतजाम करता, लेकिन इसका स्कोप ही नहीं था, क्योंकि इसके लिए पैसा चाहिए था और पैसा उसके पास बचता ही नहीं था। प्रोड्यूस कम था, उस कम प्रोड्यूस में से एक बड़ा हिस्सा लगान दे दिया, बाकी अपने घर की, अपने परिवार की जरूरत पूरी करी। फर्टिलाइजर या इरिगेशन जैसी चीजों के लिए पैसे का स्कोप ही नहीं था। ये एक कारण था। उसके बाद अगला कारण था सर कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का व्यवसायीकरण। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या है? सर यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत के किसानों को मजबूर किया कि वो ऐसी फसलें उगाएं जिनका सेल्फ कंजम्पशन ना हो, बल्कि उनको बेचा जा सके। पहले क्या था? व्हीट राइस उगाते थे, अगर कुछ भी नहीं है, घर के चावल है, घर का गेहूं है, अपने परिवार का पेट जो है वो भर पाएंगे, इस उद्देश्य के साथ में काफी फार्मर्स जो है वो काम करते थे। लेकिन जब सर कमर्शियलाइजेशन की बात हुई तो उन्हें फोर्स किया गया कि आप ऐसी फसलें उगाइए जिसको वो कंज्यूम नहीं कर सकते। वो फसलें थी कॉटन, इंडिगो। सर कॉटन से ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कपड़ा बनाती थी, उसको कलर करने के लिए इंडिगो का, नील का इस्तेमाल किया जाता था। अब सर कॉटन को नहीं खा सकते, इंडिगो को नहीं खा सकते, सेल्फ कंजप्शन का कंसेप्ट जो है वो खत्म हो गया। इन्हें मजबूर किया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा कि आप कैश क्रॉप्स या कमर्शियल क्रॉप्स उगाइए। इसे कहा गया कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी नहीं थी,
जो बेयर मिनिमम प्रोडक्टिविटी थी उसमें बड़ा हिस्सा जो है वो अंग्रेज सरकार को लगान देना होता था। किसान के पास पैसा बचता नहीं था। जब पैसा नहीं था वो फर्टिलाइजर जैसी चीजें, वो इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं बना पाया। उसके बाद उसे मजबूर किया गया कि वो कैश क्रॉप्स जो है, कमर्शियल क्रॉप्स जो है वो खरीदे। और ऐसा नहीं है कि उन क्रॉप्स को उगा करके अंग्रेज हुकूमत उसको बहुत सारे पैसे दे रही थी। बेयर मिनिमम से थोड़े से पैसे में उससे वो सामान खरीद दिया जाता था और उसे रॉ मटेरियल के रूप में ब्रिटेन भेज दिया जाता था। एग्रीकल्चर जो है वो हमारा बुरी तरह प्रभावित था और उतनी ही बुरी तरह प्रभावित था हमारा औद्योगिक क्षेत्र, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। प्री ब्रिटिश एरिया में, ब्रिटिश पीरियड में, ब्रिटिश एरा, प्री ब्रिटिश एरा जिसे कहते हैं, अंग्रेज सरकार के आने से पहले इंडिया वाज पर्टिकुलरली वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। भारत में सिल्क हो, कॉटन हो, प्रीशियस स्टोन वर्क हो, हैंडीक्राफ्ट हो, ये बहुत शानदार था। भारत का ये सेक्टर जो है वो विश्व भर में प्रसिद्ध था। इससे बहुत अच्छी इनकम जो है वो भारत को होती थी। दीज प्रोडक्ट्स एंजॉयड अ वर्ल्ड वाइड मार्केट बेस्ड ऑन देयर रेपुटेशन फॉर फाइन क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड एंड हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप। अपनी उपयोगिता के कारण, अपनी अच्छी गुणवत्ता के कारण, शिल्प कौशल के कारण एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा, एक अच्छा रेपुटेशन जो है वो इंडियन प्रोडक्ट मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में एंजॉय करते थे। यानी कि कोई प्रोडक्ट अगर मेड इन इंडिया है तो उससे फॉरेन मार्केट में बहुत अच्छे से खरीदा जाता था कि सर इसकी क्वालिटी जो है वो बहुत शानदार होगी। ब्रिटिश पॉलिसीज ने इन इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया। ब्रिटिश फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय क्रिएटिंग सर्कमस्टांसेस। उन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि हमारी जो लोकल इंडस्ट्री थी वो डिके हो चुकी थी। उन्होंने एक के बाद एक ऐसे स्टेप्स लिए। सर यहां पर एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है, उन्होंने डायरेक्टली आकर के हमारी इंडस्ट्री को बंद नहीं करा। उन्हें डर था कि अगर डायरेक्टली बंद करेंगे, सर जब किसी की लाइवलीहुड पे बात आ जाती है, जब किसी की आजीविका पे बात आ जाती है तो लोग जो है वो विद्रोह करना शुरू हो जाते हैं। तो ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि इंडियंस को डायरेक्टली उनके बिजनेसेस को या उनके हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को बंद किया जाए। इसलिए उन्होंने पॉलिसीज ऐसी लाई कि अल्टीमेटली भारतीय लोग जो है वो मजबूर हो गए। उन्होंने हमारे हैंडीक्राफ्ट को डिके कर दिया और नई इंडस्ट्रीज को यहां पर लगने नहीं दिया। सबसे पहले उन्होंने किया डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री और स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। भारत की ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी सर, वो हाथ से चीजें बनाते थे। अब जाहिर सी बात है हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट जो है वो महंगा होता है। भारत के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लगाई। टैरिफ पॉलिसी क्या थी सर? टैक्स रिजाइन। भारत के अंदर हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में एक प्रोडक्ट बनता था, मान लीजिए उसकी कीमत जो है वो 5 रुपए थी उस समय। ब्रिटिश सरकार ने इस पे हैवी टैक्सेस लगाना शुरू कर दिए कि 5 रुपए के प्रोडक्ट के ऊपर 5 रुपए ही टैक्स जो है वो लगेगा, यानी कि इस प्रोडक्ट की कीमत हो गई 10 रुपए। सर एक कपड़ा यहां पर भारत में 5 रुपए का बनता था, 5 रुपए उस पर टैक्स लगता था, वो 10 रुपए का तैयार हो रहा था। यह कपड़ा ऑलरेडी महंगा था क्योंकि हाथ से बनाया जा रहा था, लेकिन साइमल्टेनियसली हजारों किलोमीटर दूर ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, वहां मशीन से काम किया जा रहा था। सर अगर बात कपड़ा बनाने की थी, मान लीजिए एक शर्ट बनानी थी, तो एक कारीगर या एक इंडस्ट्री दिन में हो सकता है 5 या 10 शर्ट बना ले क्योंकि हाथ से बनानी थी। ब्रिटेन के अंदर मशीन उतने ही समय में 1000 या 2000 कपड़ा बना रही थी, 2000 टी शर्ट बना रही थी। वहां पर कॉस्ट भी कम था, प्रोडक्शन भी ज्यादा थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, उस प्रोडक्ट को भारत में बेचना शुरू कर दिया। सर जहां पर इनकी टैरिफ पॉलिसी की वजह से 10 रुपए की टी शर्ट जो है वो, या 10 रुपए की शर्ट जो है वो भारत में बनी हुई बिक रही थी, उसके कंपैरिजन में ब्रिटेन से बनकर के, मशीन से बनकर के आने वाला कपड़ा या शर्ट जो है हो सकता है 5 रुपए में तैयार हो गई हो। सर ऑलरेडी हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट किए जा रहे थे, लोगों के पास वैसे ही पैसा कम था। जब ऑप्शन है कि 5 रुपए की शर्ट खरीदनी है या 10 रुपए की शर्ट खरीदनी है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल वुड गो फॉर के 5 रुपए की शर्ट खरीदनी है। ये 5 रुपए की शर्ट कहां से आई थी? ये ब्रिटेन मार्केट से आई थी। ग्रेजुअली जब ये हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को या इंडियन इंडस्ट्रीज को कस्टमर मिलना बंद हो गए, उनके पास क्या ऑप्शन था? सर आप बिजनेस करते हैं, अगर आपका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा बहुत कोशिश के बाद भी, अल्टीमेटली आप उस प्रोडक्ट को बनाना बंद कर देंगे या आप उस सेक्टर को गिव अप कर देंगे। यही चीज हुई सर। ब्रिटिशर्स ने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज लगाई। ब्रिटेन से गुड आ रहा है उस पर कोई टैक्स नहीं, कोई टैरिफ नहीं, इंडियन गुड के ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हुआ। अल्टीमेटली इन लोगों को मजबूर होना पड़ा इन कामों को बंद करने के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा था। किसके लिए बनाओगे? लोगों ने इन इंडस्ट्रीज को, इन उद्योगों को बंद किया और किसी दूसरी जगह पे काम करना शुरू किया। उस समय ब्रिटिशर्स ने कहा कि सर देखिए हमने कुछ नहीं करा है, आपने खुद अपनी इंडस्ट्री बंद की है, लेकिन सर इनडायरेक्टली मजबूर तो ब्रिटिशर्स नहीं किया। तो उन्होंने इस तरीके की टैरिफ पॉलिसी जो है वो लाई। भारत के बने प्रोडक्ट्स को मशीन मेड प्रोडक्ट से कंपीट करना था। मशीन मेड गुड्स जो है वो
कॉस्ट में सस्ते थे, मशीन से बनाए गए थे, तो उसके अंदर क्वालिटी जो है वो बेहतर थी। अब हाथ से थोड़ा सा एरर की चांसेस रहते हैं, मशीन में तो ये नहीं था। यानी कि अब अच्छा प्रोडक्ट कम प्राइस पे मौजूद था, लेकिन ये ब्रिटेन से बनकर के आया था। ब्रिटिशर्स ने भारत में रेलवे को इंट्रोड्यूस किया टू एक्सपेंड द मार्केट ऑफ इट्स लो प्राइस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ब्रिटेन से सामान आता था बंदरगाहों पर, कोस्टल एरियाज पे। उन कोस्टल एरियाज से इंटीरियर्स ऑफ इंडिया तक उस सामान को पहुंचाना था कि हर गांव, हर कस्बे, हर गली में ब्रिटिश प्रोडक्ट्स पहुंच सके। इसके लिए ब्रिटिशर्स ने रेलवे शुरू करी। पहली बार बॉम्बे टू थाने ट्रेन चलाई गई। फर्स्ट रेलवे ब्रिज इंटरलिंकिंग बॉम्बे विद थाने 1854। सर याद रखिएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे लिए ट्रेन नहीं चलाई थी कि अच्छा लोगों को जाना होगा, किसी को दिल्ली से मुंबई जाना है तो अच्छा है, भारत के लोगों को फायदा होगा। सर एकमात्र उद्देश्य ये था कि ब्रिटेन से तो हम गुड ले आए थे, हम सामान को ले आए थे समुद्र मार्ग से कोस्टल एरियाज में। वो आ चुका था मुंबई में, वो आ चुका था साउथ इंडिया में, वो आ चुका था कलकत्ता में समुद्र मार्ग से। लेकिन अब मुंबई से अगर दिल्ली तक प्रोडक्ट को लेकर के जाना था या पंजाब लेकर के जाना था, तो वो बीच में तो अब समुद्री जहाज से नहीं जा सकते थे। तो उस बीच के एरियाज को मेनलैंड इंडिया को कनेक्ट करने के लिए उन्होंने रेलवे की शुरुआत करी। उद्देश्य यह था कि सर इस ट्रेन में भर करके भेजेंगे हम क्या ब्रिटेन से बना हुआ गुड, उसको वहां की मार्केट्स में बेचा जाएगा, और वापसी पे ये ट्रेन जो है वो इंटीरियर के इलाकों से रॉ मटेरियल लेकर के आएगी। ये रॉ मटेरियल आकर के मुंबई पहुंचेगा, मुंबई के पोर्ट से, बंदरगाह से समुद्री जहाज में चढ़ा करके इस रॉ मटेरियल को ब्रिटेन भेजा जाएगा। तो सर इस तरीके की पॉलिसी जो है वो इंप्लीमेंट की जा रही थी। आज की डिस्कशन सर हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट डिस्कशन जो है वो अगली क्लास में करेंगे। इस तरीके की पॉलिसीज जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लाई थी, सो दैट डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया के जो इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं उन्हें डिस्ट्रॉय जो है वो किया जाए। और इस वजह से हमने कहा कि जब देश आज़ाद हुआ तो हमें जो इकोनॉमी मिली थी वो क्रिपल्ड थी। सर क्रिपल्ड इन्हीं कारणों से थी, इन वजहों से थी। कॉलोनियल मास्टर्स ने इस तरीके की पॉलिसीज अपनाई कि इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस या इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाज नॉट एट ऑल इन अ गुड शेप। आई होप हमको ये चीज़ें जो है वो समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की डिस्कशन जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आते हैं तो इनको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमें दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।